हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो हमारी यूपी ट्रिपल एस पेट की हिस्ट्री की सीरीज़ में ये हमारा 14वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं मुगल वंश के बारे में। इसके पिछले वीडियोज़ में हम सल्तनत काल तक की पूरी कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। अभी इसके जस्ट जो पिछला वीडियो था उसमें हमने सारी जो विशेषताएं थी, जो कुछ भी उस टाइम पे किताबें लिखी गई, जो स्थापत्य कला के उदाहरण थे, ये सारी चीज़ें हमने सल्तनत काल की ख़त्म की हैं। इस वीडियो में हम मुगल काल स्टार्ट कर रहे हैं और बाबर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बाबर का जन्म जो होता है ये 1483 में, ये फरगना नाम की एक छोटी सी रियासत होती है आपकी अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे इसका जन्म होता है। और इसके पिता का नाम जो है ये उमर शेख मिर्ज़ा था। ये उमर शेख मिर्ज़ा जो हुआ करता था, ये तैमूर लंग जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया हुआ था, ये उसका वंशज था। ये लगभग चौथा या पाँचवा वंशज शायद था उसका। और माता की तरफ से इसकी माँ जो थी, इनका नाम था कुतलुग निगार खानम। ये जो थी ये चंगेज़ खान की वंशज थी। तो ये इन दोनों से मिलके बना हुआ था। मतलब ये जो बाबर था ये इन दोनों का, मंगोल का और ये जो तुर्क मुसलमान थे, तुर्क कह रहे हैं, अफ़गानी मुसलमान थे, इन दोनों का मिश्रण था। तो इस ये जो है 12 वर्ष की आयु में इसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और ये वहाँ का शासक बनता है। और कुछ लोकल जगहों को जीतने के बाद ये शुरुआत में समरकंद वगैरह पे आक्रमण करता है। कुछ टाइम तक के लिए उसको हाथ में भी ले लेता है, उसको जीत भी जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं बना पाता है। अल्टीमेटली देखता है कि जब उधर वो कुछ नहीं कर पा रहा है, सेंट्रल एशिया के साइड में कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वो वापस आता है और इंडिया की तरफ रुख करता है। और इंडिया की तरफ रुख करता है जब, तो 1519 में जो है इसने बाजौर और भेरा का क्षेत्र जो था, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र पर पड़ता है, ये इसने उसको जीता। 1519 में इसने पेशावर तक के पार्ट को जीत लिया। और फिर 1520 में इसने पंजाब का सियालकोट तक का रीजन जो है अपने कब्जे में कर लिया। फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए 1524 में इसने लाहौर और पूरा लगभग संपूर्ण पंजाब इतने तक का कब्जा इसने अपने अपने हाथ में ले रखा था 1524 में। फिर आता है साल 1526। 1526 में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के उसमें हुआ था। कहते हैं कि बाबर की सेना बहुत छोटी थी और इब्राहिम लोदी की सेना लगभग 1 लाख के करीब में थी। और इसमें बहुत सारे हाथी वगैरह तो बहुत सारे थे। तो इसमें क्या होता है, ये बाबर किस तरीके से ये युद्ध जीतता है, इसने तोपखाने का प्रयोग किया था। और भारत में किसी भी युद्ध में तोपों का प्रयोग ये पहली बार था कि जब किसी युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ हो। तो इसमें जो है इसके दो उस्ताद आते हैं सामने, जो दो तोपची थे। एक अली कुली नाम था और दूसरे का नाम मुस्तफ़ा था। तो इन दोनों ने मिलके तोपखाना पूरा संभाला था। और इन तोपों के लगने से क्या होता है, ये जो हाथी वगैरह होते थे इसकी इसकी सेना में, इब्राहिम लोदी की सेना में जितने जानवर वगैरह होते थे, उनमें भगदड़ मच जाती है। और वो जो है वो अपनी ही सेना को कुचलते चले जाते हैं। और इसी के साथ ही जो है पूरे युद्ध का रुख बदल जाता है। और बाबर जो है, बाबर विजयी हो जाता है इस युद्ध में और इब्राहिम लोदी हार जाता है इस युद्ध को। इसमें इसने तुगलमा युद्ध नीति को अपनाया था। और इस युद्ध के बाद में इसको बहुत सारी संपत्ति प्राप्त होती है। यहाँ दिल्ली वगैरह से इसने बहुत सारी लूटपाट मचाई और इसने बहुत सारी संपत्ति अर्जित करी। और इसने क्या किया, वापस ले जाके जो अपना जिस क्षेत्र से समरकंद से आया, समरकंद कह रहा है, फरगना लगभग जो इसका क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ से आया था। तो ये वापस जाके वहाँ पे जो लोग हुआ करते थे, अब उनकी जनता हुआ करती थी, इसके जितने भी चाहने वाले लोग हुआ करते थे, इसके जितने दरबारी थे, नज़दीकी लोग थे, सेनापति वगैरह थे, सेना के लोग थे, इसने उनको अकूत संपत्ति दी, बहुत दान दिया, बहुत ऐसे पैसे उपहार के तौर पे दिए। तो इसकी वजह से इसको कलंदर की उपाधि मिलती है। इसके बाद फिर जस्ट इसके अगले ही वर्ष खानवा का युद्ध होता है। और खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा आमने सामने होते हैं। राणा सांगा की कही जाती है कि इनके एक हाथ नहीं था, सिर्फ एक हाथ से युद्ध लड़ते थे और इनके शरीर पे बहुत सारे घाव थे। इस युद्ध में जो होता है, राणा सांगा ने बहुत वीरता के साथ युद्ध लड़ा था और बाबर को एक टाइम पे कमज़ोर कर दिया था। लेकिन जब बाबर को लगता है कि अब युद्ध जीतना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसने जिहाद का नारा लगाया। इसने इसके सैनिकों को जिहाद का वो पाठ पढ़ाया और इस तरीके से चालाकी से इसने युद्ध में बढ़त ले ली। हालांकि ये जीत नहीं पाया था युद्ध। ये राणा सांगा का कोई अंदर का आदमी था, कोई अंदर का वेदी था। इसने क्या किया था, इसने राणा सांगा जी को विष दे दिया था और इनकी मृत्यु हो गई थी जहर खा लेने की वजह से। वरना ये युद्ध का परिणाम कभी बाबर के हाथ में जाने वाला नहीं था। तो इनके मरने के साथ ही ये युद्ध जीत जाता है, बाबर ये भी युद्ध जीत जाता है। इसके बाद में तीसरा होता है चंदेरी का युद्ध। ये 1528 का युद्ध था। 1528 में क्या करता है, ये बाबर जो है ये मेदिनी राय से लड़ता है। मेदिनी राय जो है एक राजपूत शासक हुआ करता था। और ये जो है ये लगभग थोड़े उत्तर प्रदेश के रीजन में आता था। तो उत्तर प्रदेश और मालवा के रीजन में राज्य करता था। तो इसको जो है इसने मेदिनी राय को इसने हराया था। और इसने भी इस युद्ध में भी इसने जो है जिहाद का नारा लिया था।
इसके बाद इसके लाइफ का अंतिम युद्ध देखते हैं, यह है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा के युद्ध में इसने बाबर ने महमूद लोदी को हराया हुआ था। ये एक अफ़गान सरदार था और ये राज कर रहा था। ये बड़ा परेशान कर रहा था उसको। ये यूपी, ये लगभग ईस्ट यूपी की बात मैं कर रहा हूँ। ये इसको बड़ा परेशान कर रहा था, तो इस पे अंत में आक्रमण करता है और लगभग इसको खदेड़ते हुए जब लेके घाघरा के पास में आता है, तो यहाँ पे इन दोनों का सामना होता है और इस युद्ध में जो है बाबर जीत जाता है और ये इसके जीवन का अंतिम युद्ध साबित होता है। ये 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है और इसको आगरा के आराम बाग में सबसे पहले दफनाया जाता है। उसके बाद फिर इसकी लाश वहाँ से निकाली जाती है, इसकी कब्र निकाली जाती है और ले जाके इसको फिर वहीं पे, ये जहाँ से आया हुआ था फरगना वगैरह में, इसकी कब्र वहीं पे बनाई जाती है। शुरुआत में ये पूछा जाता है कि कहाँ पे इसको दफनाया गया था, तो आराम बाग में दफनाया गया था आगरा के। इसके बाद देखते हैं, तो बाबर साहित्यकार भी एक ढंग का माना जाता है। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था और इसने 2 पुस्तकें लिखी हुई थी मेनली। एक तुजुके बाबरी, जिसको यूजुअली हम बाबरनामा के नाम से जानते हैं, ये इसी की लिखी हुई थी। और दूसरी है रिसाले उसज करके एक बुक थी, इसको खते बाबरी के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 पुस्तकें इसकी लिखी हुई थी और इसने एक पद्य शैली थी जिसको बोलते हैं मुवैयान। मुवैयान नाम की पद्य शैली जो है इसी की रचित है, इसी ने रची हुई है। इसी यही जन्मदाता माना जाता है इस मुवैयान पद्य शैली का। तो इसी के साथ ये बाबर का टॉपिक भी आपका समाप्त होता है। इसके बाद अब मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे एक एक दो दो राजा एक साथ, मतलब आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी, ये दोनों एक में निपटा दूंगा। अकबर थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है एक वीडियो उसके लिए पूरी अकेले ही लगे। फिर आपका शाहजहाँ और जहांगीर आपका रहेगा, ये दो जहांगीर और शाहजहाँ जो है ये एक वीडियो में कर देंगे। और औरंगजेब थोड़ा सा लंबा है तो उधर वो एक लास्ट वीडियो बना दूंगा। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपके भी एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं और मुझे जल्दी से जल्दी कोर्स ख़त्म करना है, ताकि आप लोग एग्ज़ाम के पहले पहले कम से कम 3 से 4 बार इस पूरे हिस्ट्री का रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि वास्ट इसका सिलेबस है। और इसी वजह से मैंने इसको पढ़ाने का चुना, क्योंकि पूरा जो है बहुत कम लोगों ने कराया हुआ है और जिसने कराया भी हुआ है मतलब इतने घटिया तरीके से कराया है कि उतनी क्लासेस देखने में बच्चे की मौत पड़ जाए। उतने दिन में तो वो कोर्स ही नहीं ख़त्म कर पाएगा, क्या वो रिवाइज करेगा। तो ऐसे भी नहीं करना है, बहुत छोटी वीडियोज़ रखनी है और तैयारी को अपने जो है इतना लिमिटेड रखना है ताकि हम बहुत अच्छे से उसको पढ़ पाएँ और बहुत अच्छे से उसका रिवीजन भी कर पाएँ। तो ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।